हेलो बच्चों, वेलकम टू दी लेटेस्ट वीडियो ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस की जो 24 जनवरी की शिफ्ट वन हुई थी, यानी मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, उसके फिजिक्स पेपर के बारे में। ठीक है। उसकी फिजिक्स पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का, क्वेश्चन की एनालिसिस भी करेंगे और साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड अपन करते जाएंगे। ठीक है। बेसिकली जहां तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, अभी तक तो जेई मेंस के जितने भी पेपर आए हैं उसमें फिजिक्स का पेपर इज नॉट हार्ड, इट इज वेरी इजी। है ना, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया है। मैथमेटिक्स का थोड़ा टफ आया है कंपैरेटिवली टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है, आपका स्ट्रेंथ है, तो आप काफी हाई स्कोर कर सकते हो इस जेई मेंस में। है ना। या गाइस, विल बिगिन। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द you know session, I would like to request you to please subscribe to this channel and please like this video and share it with your JEE aspirant friends so that they can also get benefit, and we can also get encouragement from your side, since you when you guys subscribe now, we also get to know that yeah, we are reaching out to the people, we are reaching out to the masses for which we are making the video. Okay, so that is the motivation behind it. Yeah, we'll do today JEE mains 24th Jan, morning shift, physics analysis. Okay, so let us begin, guys. So the very first question was कि एक वेव का इक्वेशन दिया हुआ था y इज इक्वल टू 0.05 साइन 2x-4t, और इसमें बताना था वेलोसिटी ऑफ द वेव। क्या बताना था? फाइंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है। तो देखो ये कितना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर हम वेव का जनरल इक्वेशन लिखे तो क्या होता है? y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। उसको इससे कंपेयर करो। इसमें k की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? के वी। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा क्या है? 4, के क्या है? 2। सो दिस इज योर आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ये था पहला क्वेश्चन जेई मेंस के फिजिक्स का। ठीक है। आप देख रहे हो कितना आसान है। कैन यू गाइस सी दैट? हाउ इजी दिस इज, राइट? आप देख लो कि इस लेवल की क्वेश्चन पूछी गई थी फिजिक्स में। ठीक है। जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन था, मतलब इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही बचकाना क्वेश्चन था। एक आपको रेजिस्टेंस सर्किट दी हुई थी इस तरीके की, बहुत ही बचकाना क्वेश्चन था ये भी। ठीक है। ये कुछ इस तरीके का। अब देखो, ये था 2 ओम, ये भी था 2 ओम। ठीक है। ये रेजिस्टेंस था 2 ओम, ये रेजिस्टेंस था 20 ओम, ये रेजिस्टेंस था 5 ओम, और ये रेजिस्टेंस था 2 ओम। और ये जो वोल्टेज था, इसकी वोल्ट थी 24 वोल्ट्स और 3 ओम। ठीक है। तो अब देखो, जो बैटरी लगी हुई थी उसकी। अगर इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके का होगा? ध्यान से अगर देखोगे, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। पहले तो 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ था,
सबसे शुरू में, ऊपर में, ठीक है। सॉरी 1 ओम नहीं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 ओम और 2 ओम का, ये कितने का आएगा, 1 ओम का आएगा, ठीक है। फिर बीच में क्या लगा हुआ था, 2 ओम ऑलरेडी लगा हुआ था, तो यहाँ पर एक 2 ओम। अब देखो ये 20 ओम और 5 ओम, मैंने आपको बताना ही भूल गया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट बताना है इस 20 ओम और 5 ओम रेजिस्टेंस में, ठीक है। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड करंट इन 20 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो, अगर अपन मान ले कि यहां से आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो इस ब्रांच आउट होकर करंट क्या बन जाएगा, ये इधर I1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, यही मान रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब ये जो 20 ओम और 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आप करके देख लेना पैरेलल में, वो हो जाएगा 4 ओम्स, ठीक है। ये हो गया 4 ओम, और ये अपना तो लास्ट में 2 ओम था ही, है ना। तो ये तो चीजें वैसी ही अभी हो गई, हमने क्या किया, इक्विवेलेंट निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाकर, और ये 24 वोल्ट और ये 3 ओम, ठीक है। अब ध्यान देते हैं इस वाले सर्किट पे, इस वाले सर्किट पे इसको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, और इसको यहां पर लिखते हैं, ठीक है। इसको मैग्नीफाई करके क्या किया, यहां पर लिखा। अभी अगर इस सर्किट को देखो ध्यान से, इस वाले सर्किट को अगर अपन ध्यान से देखें, तो यहां से अगर हमें निकालना है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, जैसे मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो अगर हमें निकालना है, तो चलो मैं पहले इस वाले को डिलीट कर देता हूं, है ना। अगर हमें वो निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, V बाई आर। अब सारे रेजिस्टेंस अब किस में है, सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 2, और ये यहाँ पर क्या है 3 ओम का, ये भी सीरीज में है, तो ये आ जाएगा 24 वोल्ट बाई 12 ओम, यानी 2 एम्पियर। यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब अगर इस वाले पार्ट को अपन मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, तो अपन मानेंगे कि यहां पर हमें निकल गया कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लो ऊपर 20 ओम था, नीचे 5 ओम था, ठीक है। तो यहां पर मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर मान लो I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है भैया। तो अगर I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 ओम डिवाइडेड बाई 20 + 5 ओम, ये समझ आ रहा, इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 5/25 इंटू 2 एम्पियर, यानी 10/25 एम्पियर, ठीक है। तो I1 क्या आ गया, इसको बेसिकली अगर 10/25 को कर देंगे तो 5 × 10 5 × 5 = 25, 2/5 यानी 0.4 एम्पियर, ये आ गया I1। I2 क्या होगा, I माइनस I1 होगा, वाई, बिकॉज 2A इज इक्वल टू I1 + I2, तो I2 क्या हो जाएगा, I कितना था 2A माइनस 0.4A, ये क्या हो गया 1.6A, ये आ गया I2। इतने आसानी से हमने निकाल लिया I1 और I2, समझ रहे हो कितने आसानी से निकाल लिया हमने। तो ये भी बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कोई दिमाग लगाने वाला इसमें नहीं था, कोई भी ऐसा घुमाने वाला कंसेप्ट तो मुझे नहीं लगा कि इस क्वेश्चन में था। अब अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अब है यहाँ पर सीन ये कि एक स्फीयर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक स्फीयर, ठीक है। ये एक स्फीयर है, ओके गाइस, और इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक रेफरेंस एक्सिस है जिससे कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है, यानी ICOM जो है, उसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है बेसिकली, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ओके। So find the radius of gyration of for a uniform solid sphere of radius 5 cm about the axis PQ, ये एक्सिस है PQ, ठीक है। ये हो गया अपना रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, as shown in the figure। तो देखो
ये 10 सेंटीमीटर इज गिवन। ठीक है, अब देखो अगर आई पी क्यू निकालना है बच्चे, अगर आई पी क्यू निकालना है तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो स्फीयर का आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है? सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला, वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर जिसका तस। तो अगर एम कॉमन ले लें तो जाएगा 2/5 आर स्क्वायर यानी 25 प्लस डी स्क्वायर यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 100। ठीक है, तो जो आई पी क्यू आएगा वो आएगा 110, 110 एम। भैया ध्यान से देखो, आई पी क्यू को क्या लिखेंगे हम? एम के स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर इज 110 एम, एम से एम हो गया कैंसिल, तो के क्या बचा? 100 √110 एम। तो आंसर क्या हो गया? नहीं सॉरी, के एम तो कट गया, 110 √110 हो गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो अब एक मैच द कॉलम था गाइस, देयर वाज अ मैच द कॉलम। ठीक है, था क्या कि पहला दिया हुआ था प्लैंक्स कांस्टेंट एच। ओके, दूसरा दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम, तीसरा दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और चौथा दिया हुआ है वर्क फंक्शन। और इधर साइड सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं बहुत तरह के। ठीक है, एक है ML2T-1, दूसरा है ML T-1, तीसरा है M, बहुत परेशान कर रहा है मुझे एग्जिट और ये होकर, ML2A-1 T-3, और चौथा है ML2T-2। ठीक है, तो ये है, गिव मी अ मिनट गाइस। ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सा डायमेंशन किसका है। अब बताओ इसमें क्या कुछ सोचने की भी बात है? मतलब इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है भैया? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जेई ने इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कैसे। एच इज इक्वल टू क्या होता है? E/V होता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ML2T-2, और V क्या हो जाएगा? 1/T, यानी एक T ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ML2T-1। तो H हो गया ML2T-1, ML2T-1 यानी 1 का A, 1 का A मैच हुआ। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? दूसरा है P इज इक्वल टू MV, लीनियर मोमेंटम, मास का ML T-1, ये हो गया लीनियर मोमेंटम का। तो आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट मार सकते हो। ML T-1, 2 का क्या हो गया? B। तीसरा क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो ये नॉर्मल पोटेंशियल से अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V0 इज इक्वल टू W/Q। तो W वर्क का क्या होता है डायमेंशन? ML2T-2, और Q होता है AT। ये हो गया ML2A-1T-3। तो थर्ड का हो गया क्या? C। तो बचा क्या? इसमें क्या सॉल्व करने की भी जरूरत है? वर्क फंक्शन, वर्क ML2T-2। ये आ गया आपका आंसर, 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। ठीक है, इतने आसान आसान लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे शिफ्ट 1 के 24 जैन के। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ है ये। उन्होंने 5 क्वेश्चन कर लिए ना, ये हो गया एक, हाँ 5 कर लिए ना। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन
bandwidth and quality factor for the following circuit. ठीक है भाई, तो देखो सर्किट क्या गिवन है, ये एक LCR सर्किट है, यहाँ पर एक AC सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? AC सोर्स लगा हुआ है। एक मिनट। तो इसका क्या है, इंडक्टेंस 0.2 हेनरी, ये 0.2 माइक्रो फैराड, और ये हो गया 1 ओम। ठीक है, और ये AC सोर्स का क्या है, 24 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, रेशियो बिटवीन बैंडविथ एंड क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो बैंडविथ का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, बैंडविथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/L, यानी 5/0.2, तो ये हो गया 25। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L/R√C, तो यानी √0.2/5 इंटू सी क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये आ जाएगा 200 के बराबर। तो इनका रेशियो यानी 25/200, बैंडविथ और क्वालिटी फैक्टर का रेशियो, ये हो जाएगा 1/8। यही आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन का लेवल। बताओ इस क्वेश्चन में मैं क्या बोलूं आपको, ना ही टफ ना ही मॉडरेट, स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी लेवल का बहुत ही आसान क्वेश्चन। और ये एनसीईआरटी लेवल का मिसलेनियस क्वेश्चन भी नहीं है, ये सारे जितने भी मैंने अभी 5 क्वेश्चन आपको करवाए, ये सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लेवल के लग रहे हैं मुझे तो। मतलब जैकपॉट लग गई बच्चों आप लोगों की, जैकपॉट। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें बोला जा रहा है कि इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 136 मीटर, ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम रेंज। एक इंसान अगर मैक्सिमम 136 मीटर हाइट तक बॉल फेंक सकता है तो उसका रेंज कितना होगा। भैया इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, वो है Hmax = U²/2g। ठीक है, और ये गिवन है ऑलरेडी 136 मीटर्स। ठीक है, तो जो आर मैक्स होगा वो होता है U²/g, यानी ये क्या हो जाएगा 136 × 2, यानी 272 मीटर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, two charges Q1 and Q2 are separated by a distance d, are placed in a medium of dielectric constant K। ठीक है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस है d, उनको एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में डाला गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, K है। ठीक है, इफ दे आर प्लेस्ड इन थिन एयर, या इफ दे आर प्लेस्ड इन द एयर, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट विच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। तो जब डी डिस्टेंस पे थे तो कुछ फोर्स उनके बीच में लग रहा होगा। अब इन चार सिस्टम को हमने बाहर निकालकर सिंपली एयर में डाल दिया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बाहर निकालकर एयर में डाल दिया, तो जितना फोर्स ये डी डिस्टेंस पर एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे थे, कितने डिस्टेंस पे वो सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कूलम्स लॉ से क्वेश्चन किया गया है, बहुत ही आसान सा सवाल है। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो F1 वो हो जाएगा 1/4πε0 के। ये F1 है जब दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर थे, तब जो फोर्स लग रही थी, 1/4πε0 के Q1 Q2/d²। ये है इक्वेशन नंबर 1। F2
ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, जब दोनों एयर में है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दोगे तो आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डी डैश स्क्वायर, मान लो यहाँ पे बीच का डिस्टेंस डी डैश है, तो डी डैश क्या हो जाएगा, रूट के डी। तो डी डैश हो गया रूट के डी। तो अगर रूट के डी डिस्टेंस पे दोनों रहेंगे चार्जेस यहाँ पे, तो जो दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्ट होगा वो सेम इसी इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, वी हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है, चलो गोइंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो दो ब्लॉक सिस्टम है, इस तरीके का सिस्टम है। ये वेज है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये पुली है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है। ये एंगल 60, ये एंगल 30, ये 1 kg और ये आ गया आपका 4 kg। ठीक है, तो अब देखो पूछा ये जा रहा है कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये ब्लॉक पुली सिस्टम है, तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसे ब्लॉक पुली सिस्टम के लिए हमें पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो होता है एफ नेट, यानी नेट फोर्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चे। क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना अगर आप लोगों को आता है तो आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चन कर दोगे। तो देखो एक ब्लॉक ऐसे है, उस पर टेंशन इधर लग रहा है, वो इधर एक्सेलरेट कर रहा है, और इधर उस पे क्या लग रहा है 4g साइन 60 डिग्री। ध्यान से देखो कैसे लग रहा है 4g साइन 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, इसको अगर मैं फैलाऊंगा ऐसे कि इधर जाएगा, ये 60 ये 60, तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट बनेगा वो 60 बनेगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट कॉस का, ये साइन 60 बनेगा, उधर का कंपोनेंट कॉस 60 बनेगा। तो हमें तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो ये साइन 60 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो मास है 1 kg वाला, उस पे 2g साइन 30 डिग्री। 1 kg है 2 kg है वो, एक मिनट लेट मी चेक यार, 2 kg है क्या, 2 kg है क्या, ओके ये 1 kg है, सॉरी दिस इज 1 kg ओनली। तो ये जी साइन 30 लग जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा जी साइन 30। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चे यहां से अब क्या आ जाएगा, 4g साइन 60 डिग्री माइनस जी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 + 1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जाएगा 4 और जी को अगर 10 ले लेते हैं, ये हो जाएगा √3/2 माइनस 10 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा 4√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो टेंशन जो होगा, अब टेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन अगर हमें मिल गया तो टेंशन निकल जाएगा। टेंशन का अगर इक्वेशन लिखते हैं तो वो आएगा T माइनस जी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2a, या इज इक्वल टू a। ठीक है, हाँ इज इक्वल टू a, है ना। तो इससे टेंशन क्या निकल गया, a प्लस जी साइन 60 डिग्री। तो एक्सेलरेशन आया था 4√3 माइनस 1 प्लस 10 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा 4√3 प्लस 1 मीटर पर, ये सॉरी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन। ये आ गया टेंशन। ये आ गया क्या अपना टेंशन। क्या था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमें बस ये वाला फॉर्मूला पता करके एक्सेलरेशन निकालना था।
ठीक है। उसके बाद क्या करना था, एक्सेलरेशन कैसे निकालते, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना था, तो हमने इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये 4 kg का और ये 1 kg का। ठीक है, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके एक्सेलरेशन निकाला, और उसके बाद टेंशन का जो फ्री बॉडी डायग्राम से हमें इक्वेशन मिला, उससे हमने टेंशन का वैल्यू निकाल लिया। सिंपल। ओके। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मॉडर्न फिजिक्स से। फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ जी इन द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं लिखूंगा अब। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x86, ठीक है, ए अल्फा पार्टिकल, अल्फा एमिशन हुआ, बी बीटा माइनस एमिशन हुआ, ठीक है, सी बना, फिर अल्फा हुआ, ठीक है, डी बना, फिर डी से अगेन बीटा प्लस हुआ, ई बना, ई से अगेन बीटा प्लस हुआ, एफ बना, और एफ से गामा रेडिएशन हुआ, तो जी बना। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जी क्या होगा। अगेन गाइस, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू जेई यार। मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। देखो आप ध्यान से, पहले एक्स एलिमेंट था जिसका 86 था एटॉमिक नंबर, उसे अल्फा एमिशन होगा, तो अल्फा एमिशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका मतलब मास था 86 और एटॉमिक नंबर था 86। तो अब एक्स और 86 ये ए था, ठीक है, इससे अल्फा एमिशन होगा तो मास में से 4 घटेगा, और इसमें से एटॉमिक नंबर में से 2 घटेगा, और ये बनेगा बी। इससे बीटा माइनस होगा, ठीक है, बीटा माइनस होगा तो एटॉमिक मास सेम रह जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 85। ठीक है, इससे बन गया सी। अब देखो, सी से अगेन हुआ अल्फा एमिशन, है ना, तो सी से अल्फा एमिशन हुआ तो एटॉमिक मास x-8 हो जाएगा, और ये घट के एटॉमिक नंबर 83 हो जाएगा, ये बन गया डी। ये क्या बन गया, ये बन गया डी। अब डी से क्या हुआ, डी से हो गया फिर से बीटा माइनस एमिशन, तो ये x-8 ही रह गया एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एक और घट गया, और ये बन गया ई। ई से क्या हुआ, बीटा प्लस एमिशन हुआ, ये एटॉमिक मास सेम रह गया, एटॉमिक नंबर एक और घट गया, 81 हो गया, ये बन गया एफ। और एफ से गामा रेडिएशन हुआ, ठीक है, एटॉमिक मास सेम रह गया, एटॉमिक नंबर भी सेम रह गया, और ये बन गया जी। तो भैया जी के एटॉमिक नंबर क्या आई, 81, तो आंसर क्या हो जाएगा, 81। बात खत्म। दिस इज द सॉल्यूशन। अगर आपको अल्फा बीटा गामा एमिशंस का पता है कि उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे चेंज होता है, जो कि बहुत ही बेसिक है, पहले लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। मुझे एक चीज पसंद आई जेई के फिजिक्स के पेपर के बारे में, ये वाले पेपर के बारे में, बाकी पेपर तो मैं देखूंगा तो पता चलेगा कि बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है इन लोगों ने, बेसिक्स पे फोकस किया है, कंसेप्ट पे फोकस किया है, और वो बड़ी ही अच्छी चीज करी है। क्योंकि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, टफ टफ चीजें पढ़ लेते हैं, बट बेसिक चीजों में ही पीछे रह जाते हैं, और उनको पता नहीं होता कि बेसिक चीजें ही हैं जो टफ चीजों को जन्म देती हैं। तो बेसिक चीजों में परफेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया है, बच्चों को इससे एक जानकारी ज्ञान मिलेगा कि बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, एक सर्कुलर रूप है जिसका रेडियस है 10/√π सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10/√π सेंटीमीटर placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the loop। ठीक है, and its value is decreasing linearly
with time from 0.5 Tesla to 0 in 0.5 seconds. The EMF induced in the loop will be what? The EMF induced in the loop will be what? ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए, हमें पता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बी जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है, टाइम का फंक्शन है, इनटू पाई, एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.1 बाई रूट पाई का होल स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे फाई अपने को क्या मिल गया, फाई टी, वो मिल गया बी टी इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अब जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, गिव मी अ मिनट गाइस। ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। तो 10⁻⁻² बाहर डिफरेंशियल साइन के डी बी बाई डी टी हो गया ये, ठीक है। तो यानी 10⁻⁻² डी बी बाई डी टी, यानी कितने कैसे चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। 0.5 से 0 पे जा रहा है 0.5 सेकेंड में, तो यानी डी बी हो गया 0.5 और टाइम भी हो गया 0.5। तो ईएमएफ क्या आ गया बच्चे, ईएमएफ आ गया 0.01 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ये थोड़ा ढंग का था, थोड़ा ढंग का था, थोड़ा ढंग का था। क्वेश्चन नंबर 11, find the ratio of magnetic field, find the ratio of magnetic field at the center and at the axis at a distance capital R from the center of a current carrying circular loop of radius R। क्या बताना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर and at the axis at a distance r from the center of a current carrying circular loop of radius r, यही बताना है। इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक लूप होगा, ठीक है, दिस विल बी द एक्सिस, इसका रेडियस होगा आर, करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा आई, एक सर्कुलर लूप है। ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये अंदर का पॉइंट है, अंदर का पॉइंट को 1, बाहर वाले पॉइंट को 2 मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस भी मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो जो B1 होगा यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r³, यानी म्यू नॉट आई बाई 2r। अब जो B2 होगा, यानी r डिस्टेंस पे, एक्सिस से r डिस्टेंस पे जो B2 होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r² प्लस r² का पावर 3/2, ठीक है, यही होगा। सो ये बन गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 × 2 का पावर 3/2 r³, ये ऐसा बन गया। तो ये फाइनली बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4√2r, ठीक है। तो दोनों की रेशियो क्या हो गई, 2:2, करके देख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 12वां, देखो
अगर 250 न्यूटन ऑफ फोर्स, मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, 250 न्यूटन फोर्स is applied at the one end of a vertically hanging rod. Length of the rod is 100 centimeter and cross sectional area is 6.25 into 10 to the power minus 4 meter square. Find the elongation in the rod. यंग्स मॉड्यूलस जो है रॉड का वो कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो 250 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए एक एंड पे रॉड के, जो वर्टिकली लटक रहा था, एक थ्रेड से या कहीं से लटक रहा होगा, ठीक है। तो रॉड का लेंथ दिया हुआ है, रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, तो जो फोर्स लगाया हमने 250 न्यूटन का वर्टिकली हैंगिंग रॉड पे, उसकी वजह से इलोंगेशन कितना हुआ होगा, यही पूछा जा रहा है। अगेन सबसे पहले इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लें अगर, ये क्या होगा, ये कोई एक इस तरीके का रॉड होगा, ठीक है, जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर। इस पे फोर्स हमने लगाया है 250 न्यूटन का नीचे की तरफ, ठीक है। यंग्स मॉडुलस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। यंग्स मॉडुलस देने का रीजन ही था कि चेंज इन लेंथ पता चले हमें, ठीक है। तो एफ बाई ए क्या हो जाएगा, y डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो यहां से डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल बाई वाई ए या गामा ए जो भी बोलते हैं इसको। तो सारी वैल्यूज तो दे ही रखी है ना, 250 इंटू वन, बस आपको सबको एक एक पंगे में मतलब कि करना था, एक यूनिट में करना था सबको कन्वर्ट। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 250 इंटू 100 डिवाइड बाई 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो डेल्टा एल आ जाएगा आपका फाइनली 0.04 mm। ये आपका आंसर आ गया, 0.04 mm का इलोंगेशन हुआ रॉड में ड्यू टू द फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आगे देखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ के सरफेस पे 18 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर 3200 किलोमीटर ऊपर चले गए अर्थ के सरफेस से, तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, यही पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन देखें यहाँ पे गोला बनाए अर्थ, ये अर्थ, ठीक है, ये अपना अर्थ का रेडियस, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, ठीक है, ये है पॉइंट ए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर्स। अर्थ का रेडियस हमें पता है कितना है, 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। W एट ए इज 80 न्यूटन, W एट बी अपने को निकालना है। तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है G बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4G अपॉन 9, ठीक है। अब देखो वेट एट पॉइंट बी हो जाएगा m इंटू जी इफेक्टिव, यानी m इंटू 4G/9। तो डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी का अगर रेशियो निकाल दे तो ये डब्ल्यू ए है mg, क्योंकि ये तो अर्थ पे है, और ये हो जाएगा m इंटू 4/9g, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18/WB, ठीक है। तो WB क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू 18, क्योंकि वेट ए दिया हुआ है ना 18, 4/9 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो अगर किसी का वेट अर्थ के सरफेस पे 18 न्यूटन है,
तो उसका अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेट कम होता जाएगा और वो 8 न्यूटन हो जाएगा। ये बेसिक फिजिक्स से क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरीके का। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर, मास है 2 kg। ठीक है, दोनों स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है क्वेश्चन में। तो टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम इज π/√x, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम इज π/√x। तो x की वैल्यू क्या होगी यही बताना है, मतलब बेसिकली टाइम पीरियड निकालना है। स्प्रिंग दोनों पैरेलल में है, तो इफेक्टिव स्प्रिंग यानी नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 + K2 यानी 40 न्यूटन पर मीटर। ओमेगा क्या होता है, √k/m यानी हो जाएगा √40/2 यानी √20। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ω यानी 2π/√20। तो 2π/√20 से इसको कंपेयर करें अगर π/√x को, तो x हो जाएगा अपना कितना, 5। मीटर क्यों लगा दिया मैंने, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेव से है। ग्राफ ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग वेव इज गिवन। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है मॉड्यूलेटिंग वेव का, ये Ym है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये टाइम। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है और इसको 1 दिया हुआ है। ठीक है, और जो कैरियर वेव है उसका इक्वेशन दिया हुआ है yc = 2 sin ωct। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताना है। क्या बताना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है μ = AM/AC। तो AM यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां तक पहुंच रहा है, 1 तक पहुंच रहा है, गिवन है। और AC कितना है, यहां से देख लो 2। तो क्या आ गया, 0.5 आ गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। खत्म हो गई बात। अब जो 16वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थियोरिटिकल है। ठीक है, तो मैं वो आपको लिखूंगा नहीं, यहाँ पर बताऊंगा उसके बारे में। बोला जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में 4 चीजें लिखी गई हैं, उनमें से क्या सही है। पहला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, गलत। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट, गलत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल सही। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, गलत। तो आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ऑप्टिक्स से पूछा गया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। मैं देख बता देता हूँ क्या सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और प्लेनो कॉनकेव लेंस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी म्यू इज 1.75।
ठीक है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेनो कनकेव लेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है। ओके, सो देखो बच्चों, 1/f1 क्या होगा? 0.75 इंटू -1/30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 1/30। तो इससे f1 की वैल्यू क्या आ गई? -40 सेंटीमीटर। तो पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ निकल गया। 1/f2 क्या होगा? 0.75 इंटू 1/30। तो इससे f2 क्या आ गया? 40। ठीक है, अब देखो, फॉर लेंस 1, 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर। तो 1/v प्लस 1/20 इज -1/40। तो इससे v की वैल्यू निकल जाएगी -40/3 के बराबर, है ना। अब जो लेंस 2 है, फॉर लेंस 2, u जो है -40 -40/3 यानी -160/3। तो 1/v2 प्लस 3/160 इज इक्वल टू 1/40। ठीक है, तो इससे v2 की वैल्यू निकल गई 160 सेंटीमीटर। आ गया। अपने को पूछा क्या गया था? अपने को पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम प्लेनो कनकेव लेंस। मिल गया, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों, टू लॉन्ग करंट कैरिंग wires are placed parallel and distance between them is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है वायर में, ठीक है, इन ईच वायर, और जो फोर्स एक्ट कर रहा है 10 सेंटीमीटर लेंथ में वायर के, वो F0 है। 10 सेंटीमीटर लेंथ पे F0 फोर्स अगर एक्ट कर रहा है वायर के, और अगर दोनों वायर का जो करंट है उसको हम डबल कर दें, यानी I से 2I कर दें, ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको D से D/2 कर दें, हाफ कर दें, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा 10 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर पे? यही पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने SC वर्मा सर के बुक में किया होगा, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो Fm/L क्या होता है? μ0I1I2/2πr। तो हमें पता है कि जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? 2 × 2/1/2। तो यानी मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगा 8 टाइम्स। कितना होगा? 8 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा? 8F0। सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। दो चार्ज हैं, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे। ठीक है, एक पे चार्ज Q है, एक पे चार्ज -Q है। ठीक है, इन दोनों को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R0। अब इस सिचुएशन से इन दोनों को रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये जो दोनों एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाए हुए थे, इस इक्विलिब्रियम को ब्रेक करके इनको अनस्टेबल कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया कि भैया जहां जाना है जाओ। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, वो क्या होगी ये पूछा जा रहा है। जब दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये जब इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम खत्म होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हाफ बन जाएगा। और वो हाफ कितना बनेगा? 1/4πε0 Q²/nr0। तो n क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी गिवन है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज when the separation between them becomes half is 1/4πε0 Q²/nr0। तो n क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही पूछी जा रही है निकालने को, है ना। बात तो वही है। तो देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी बिकॉज द सिस्टम इज एट रेस्ट। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर आर नॉट बाई 2। ठीक है, ये है, नहीं ये जो होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो होगा ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालना है। ठीक है, ये के ई एफ मान लेते हैं। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 - 1 क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट। ये हो गया के ई फाइनल। तो इसमें एन की वैल्यू क्या आई, 1 आई। दैट इज योर आंसर। क्या लगाना था इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा लगाना था। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, असर्शन है, असर्शन ये है कि एलिवेटर कैन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन इन द केबल। कि एक एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा अगर उसका वेट जो है, उसके जो टेंशन है केबल का, उसको बैलेंस कर ले तो v जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये है असर्शन। ठीक है, अब रीजन क्या है, रीजन है कि फोर्स बाय एलिवेटर्स फ्लोर ऑन अ मैन इज मोर देन हिज वेट व्हाइल एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, रीजन दिया हुआ है कि एक एलिवेटर है जिसपे एक आदमी खड़ा है, तो जो फोर्स लगेगा एलिवेटर फ्लोर का मैन पे, वो मान लो ये फोर्स लगा रहा है एफ ई, और ये है मैन का वेट एफ डब्ल्यू। तो जो फोर्स लगाएगा एलिवेटर मैन पे वो बड़ा होगा मैन के वेट से, जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा एलिवेटर। ये रीजन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की ऊपर वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है एलिवेटर को किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, तो टेंशन और वेट दोनों के बीच का जो क्या होना चाहिए, फोर्स जो बराबर होना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा। अगर एक भी बड़ा हो गया तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। बट, तो इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है, बट रीजन ये बोल रहा है कि अगर कोई इंसान एलिवेटर में है, जो एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो एलिवेटर का फ्लोर उस पर फोर्स लगाएगा वो उसके वेट के फोर्स से बड़ा होगा। ये हो ही नहीं सकता। नहीं तो अगर ऐसा होगा तो नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग जाएगा। वाई, बिकॉज एलिवेटर का जो केबल है वो ऊपर की तरफ टेंशन लगा रहा है, नेट ये जो एलिवेटर का फ्लोर है वो भी ऊपर की तरफ टेंशन लगा रहा है। ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे और इस एफ डब्ल्यू को सबसाइड करके नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। बट यहाँ पर क्योंकि एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब एफ डब्ल्यू should be greater than fe to that for that to be happening. So इसका मतलब reason is wrong, assertion is correct. ठीक है, तो a was true, r is false। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ b क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। तो जो k होगा वो पैरेलल होगा e क्रॉस b के। अगर ये b है, सॉरी ये e है और ये b है, तो जो k क्रॉस ई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो k विल बी पैरेलल टू ई क्रॉस बी। तो k क्रॉस ई जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा के क्रॉस ई, ये हो जाएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें एक सर्कुलर होल है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें एक सर्कुलर होल है जिसका डायामीटर दिया हुआ है d, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा है। अगर टेम्परेचर को T से डेल्टा T इंक्रीज कर दें तो डायमीटर में कितना इंक्रीज होगा वो पूछा जा रहा है। हमें पता है डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D अल्फा डेल्टा T। तो क्या हो जाएगा आंसर D अल्फा डेल्टा T, ये आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेटमेंट वाला, ठीक है। दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ अ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम -73 डिग्री सेल्सियस टू 527 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी जो आरएमएस वेलोसिटी होगी वो डबल हो जाएगी। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोलता है कि जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो इक्वल होगा ट्रांसलेशनल एनर्जी के ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। तो देख लेते हैं वी आर एम एस क्या होता है। वी आर एम एस होता है √3RT/m0। तो वी आर एम एस 1 डिवाइडेड बाई वी आर एम एस 2, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, 3R और M तो कांस्टेंट है, तो T1/T2 यानी 200/800 यानी 1/2, ठीक है। तो यानी हाँ RMS तो डबल होगा, तो स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि पीवी जो होगा ट्रांसलेशनल एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 3/2 PV के बराबर, ठीक है। तो पीवी जो होगा वो ट्रांसलेशनल एनर्जी के बराबर नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर डिस्कशन ऑफ शिफ्ट 1 जेई मेंस 2023 24 जनवरी, ठीक है गाइस। आगे के भी पेपर्स की शिफ्ट की जो पेपर्स हैं उनकी भी डिस्कशन करेंगे हम धीरे धीरे, इस चैनल पे सब डालेंगे। तो या दिस इज ऑल अबाउट इट। मेक श्योर you subscribe to the channel, you like the video, and you share it to your JEE aspirants so that they can also get benefit from it. Thank you very much. Bye bye.